नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारा जो विषय चल रहा है वो है समाजशास्त्र। सोशियोलॉजी को लेकर हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है, आज जो हमें पढ़ना है ना, वो है भारत में समाज शास्त्र का विकास। हेडिंग डाल देना आप, ये भारत में समाज शास्त्र का विकास। आज हमें इसको लेकर चर्चा करनी है। और इससे पहले थोड़ा अगर रिवीजन करें तो हमने क्या पढ़ा है। हमने प्लेटो, अरस्तु, सिसरो के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा है। किस प्रकार तर्क करने की क्षमता आई, ठीक है, किस प्रकार धर्म के खिलाफ कुछ धारणाएं दी लोगों ने। राजा जरूरी था, लेकिन राजा को क्या करना चाहिए ये बताया। उसके बाद किस प्रकार तर्क करने लगे, ठीक है, समझने लगे। किस प्रकार व्यक्तिवाद आया, मानवाधिकार की बात होने लगी, और फिर किस प्रकार वैज्ञानिकता आई। सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ ली है। आज हमें भारत में जो समाजशास्त्र का विकास हुआ है ना, उसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ी हिस्ट्री हमें देखनी पड़ेगी भारत की भी। क्यों? ताकि हमें समझ में आए कि वास्तव में भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें ना तो रामायण की। रामायण की बात करते हैं। रामायण की बात करते हैं तो हमने क्या देखा है रामायण में। हमने भगवान राम को देखा, ठीक है, उनके पिताजी, उनका नाम क्या था? दशरथ। ठीक है, उनके चार बेटे हुए। तो उनकी जो पत्नी थी, और भगवान राम की जो पत्नी थी कैकेयी, ठीक है, सॉरी, पत्नी क्या, उनकी माता कैकेयी सौतेली माँ थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को राजा बनाने के लिए, भरत को राजा बनाने के लिए क्या किया कि राम को वनवास भेज दिया। तो 14 सालों तक वनवास किया उन्होंने। फिर 14 सालों के बाद वो रावण का युद्ध हुआ, ठीक है, सीता को वापस बचा के लेके आए और वापस कहाँ पे आ गए? अपने राज्य में आ गए। 14 वर्ष के बाद जब वो आए तो वहां पे राजा बने। तो इससे एक चीज हमें देखने को मिलती है। यहां से हमें एक चीज उठानी है, वो बस इतनी है कि आदर्श समाज। आदर्श समाज। दूसरी चीज आदर्श राज्य। इस रामायण से हमें एक चीज देखने को मिलती है कि कोई भेदभाव नहीं है। आदर्श समाज है, आदर्श राज्य है, और धर्म के साथ, ठीक है, धर्म। तो ये एक अच्छा धर्म था। यहाँ पे जो धर्म था ना, यहाँ पे जो कल्पना की गई रामायण के अंदर, काफी अच्छा। आपने रामायण में देखा होगा, देखो, जब राम राजा बनते हैं ना, तब वो जाते हैं लोगों के बीच में, ठीक है, दूसरे कपड़े पहनकर, ठीक है, राजा बनकर नहीं, फकीर बनकर। ऐसे दूसरे ऐसे कपड़े पहनते थे कि लोगों को ये ना लगे कि वो राजा है। उससे क्या होता था कि लोगों की स्थिति को वो भांप लेते थे। वो भावना वाला जो रिश्ता होता है ना, वो देख लेते थे कि मेरे राज्य में लोग खुश है या नहीं है। और ऐसा रामायण में नहीं हुआ है। काफी सारे राजाओं ने ऐसा किया है, काफी सारे राजाओं ने ऐसा किया है, ठीक है। तो धर्म हमेशा बुरा नहीं होता है, लेकिन जब बुरा होता है ना, तब कुछ लोग आलोचना करते हैं, और वो आलोचना फिर चलती रहती है, ठीक है, समझना है चीज को। तो आदर्श समाज था, आदर्श राज्य था। और आज भी भारत में जो कल्पना की जाती है ना, वो ये तो की जाती है कि राम राज्य वाला, ठीक है, लेकिन वो आज जो हिंसा को लेकर राम राज्य की बात की जाती है ना, वो नहीं है। महात्मा गांधी ने राम राज्य को लेकर एक बात कही थी कि इस देश में पूंजीवाद भी होना चाहिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन लोगों के बीच में असमानताएं नहीं होनी चाहिए, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जातियों को लेकर भी उन्होंने बात कही है। तो वो सारी चीजें, तो राम राज्य की कल्पना उन्होंने भी की और काफी सारे लोगों ने की है, लेकिन हिंसा के रूप में कभी नहीं लेना चाहिए। इस राज्य में, ठीक है, चाहे कितनी जातियां हों, कितने भी धर्म हो, ठीक है, लेकिन समाज था आदर्शवादी समाज, ठीक है, परिवार थे, जातियां थी, धर्म था, सारी चीजें थी, लेकिन भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था, प्यार था, मोहब्बत थी, वो सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। तो रामायण से हमने क्या देखा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आदर्श समाज, ठीक है। दूसरी चीज, समाज शास्त्र में जो भारत में विकास के क्रम है ना, तो विकास हो सकता है कि विषय के रूप में 1914 में आया हो, ठीक है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था तो पहले भी थी ना, तो हमें वो देखनी है। उसके बाद दूसरी चीज आती है महाभारत। महाभारत। महाभारत के बारे में भी आपने सुना होगा। आहिस्ता नगर, ठीक, आहिस्तापुर, आहिस्तापुर कोई नाम था उसका। तो वो डिटेल है, हिस्ट्री की बातें, हम उसमें नहीं जाएंगे। मैं बस इतना कहूंगा महाभारत, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि
पांडवों को जुए में हार जाते हैं तो फिर उनको वनवास जाना पड़ता है, 12 साल और 1 साल अज्ञातवास होता है, फिर वो वापस लौट के आते हैं। वापस लौट के आने के बाद कौरव जो होते हैं उनको राज्य वापस नहीं देते। यहाँ पे भगवान जो मैंने कहा ना आदर्शवाद समाज है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ राजा की बात नहीं हो रही, यहाँ के लोग देखो जब ये वापस लौट के आए तो क्या हुआ कि भरत ने राजा बना दिया राम को, ठीक है, कि आप बनिए, आपका हक बनता है, ठीक है, ये चीज हुई। लेकिन यहाँ पे जब पांडव वापस लौट के आए ना, तब कौरवों ने मना कर दिया कि आपको राजा नहीं बनाएंगे, हम नहीं बना सकते, अब युद्ध करना पड़ेगा। तब इन्होंने युद्ध किया और युद्ध को जीता था इन्होंने, युद्ध को जीता था। इन्हीं में तो भगवान कृष्ण आते हैं, तो युद्ध को जीता था। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिलती है, यहाँ पे युद्ध धर्म की बात भी हो गई, यहाँ पे युद्ध की बात होगी, ठीक है, और परिवार होगा, परिवार हो रहे हैं ना। अब वो चचेरे भाई ऐसे तो थे, वो कौरव भी तो इनके भाई तो थे, ठीक है, समझ रहे हो ना चीजों को। तो वो सारी चीजें परिवार, वो किस पर परिवारों के ये हो गए, तो यहाँ पे रीति रिवाज भी आ जाएंगे फिर। तो जो कल्पनाएं की जा रही है ना वो भारतीय समाजशास्त्र के विकास को लेकर, तो हमें यहाँ से करनी पड़ेगी और इनको सोचना पड़ेगा कि किस तरह की थी। यहाँ पे राज्य दे दिया गया, यहाँ पे राज्य नहीं दिया गया, तो लड़ाई करनी पड़ी। तो इससे हमें एक चीज समझनी पड़ती है कि अपने लिए अगर लड़ना पड़े ना धर्म के लिए, तो लड़ना भी पड़ेगा, ठीक है, वो चीजें। फिर तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। अब मगध की कहानी आपको पता ही है कि किस तरह धनानंद को ने विष्णुगुप्त जो चाणक्य थे उनका मतलब कि अपमान कर दिया, फिर उसने कहा एक दिन मैं तुझे कुर्सी से हटा के फेंक दूंगा, फिर चंद्रगुप्त को राजा बना दिया, चंद्रगुप्त को राजा बना दिया था, ठीक है, वो सारी कहानियां हैं। ये तो एक कहानी के तौर पे हो गई, लेकिन अर्थशास्त्र बात बात अर्थशास्त्र की करनी है। तो इसमें होता है क्या है कि जैसे एक गाँव हो, मान लो गाँव में एक किसान है, एक किसान है तो वो परेशान हो गया, फसल ही ठीक नहीं हो रही है, ठीक है, उगा के थक जाता, मतलब फसल उगती नहीं उगती है तो मतलब नष्ट हो जाती है, मतलब ऐसे। तो कौटिल्य के पास गया वो, ठीक है, मैं मतलब एक कहानी के रूप में बता रहा हूँ, कौटिल्य के पास गया तो ये सारी चीजें बताई उसको। तो फिर कौटिल्य ने तकनीकी बताई कुछ, ठीक है, इस तरह ना इस तरह करो, इस तरह ना इस तरह करो। फिर उसने छोटे छोटे तालाब बनाए और पानी की व्यवस्था की, फसल को पानी कम पिलाने की बातें, सारी चीज़ें बताई। फिर धीरे धीरे पूरे गांव वालों ने चीज़ें देखी, उस किसान को लेकर सारी चीज़ें देखी, तो फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब वो पूरा गांव भी तकनीकी आधार पर समृद्ध हो चुका था, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो यह अर्थशास्त्र की बात इसीलिए की जाती है कि किस प्रकार उस अर्थशास्त्र में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ज्ञान दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको इसलिए अर्थशास्त्र कहा जाता है। और उस ज्ञान से क्या करते हैं लोग, अपना मतलब रोजगार चला रहे थे, ठीक है, व्यापार कर रहे थे, वो सारी चीज़ें थी। अब इसमें अगर एक चीज़ और देखें तो एक चीज़ और आती है, क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जो राजा के मतलब कि ब्राह्मण होता है, बिल्कुल गरीब ब्राह्मण, ठीक है, हाँ, यज्ञ हो रहा था, राजा था, तो वहाँ पे अनाउंस किया गया ना कि अ, ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया जाएगा। तो ग्राम ग्राम जो गरीब ब्राह्मण था ना वो गया वहाँ पे और धन मिला उसको, ठीक है। तो पता अब वो कहानी है, वो फिर वो ये सोच रहा था, कल्पना कर रहा था, ठीक है, वो आगे नहीं बात है, कल्पना कर रहा था, उसमें कह रहा था कि मैं पेड़ खरीदूंगा, फिर पेड़ से मैं बहुत सारे पेड़ करूंगा, फिर उससे मैं घोड़े खरीदूंगा, घोड़े फिर बहुत सारे घोड़े करूंगा, फिर हाथी खरीदूंगा। तो ये कल्पनाएं कर रहा था वो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कल्पना भी तो कहाँ अर्थशास्त्र से निकल के आ रही है ना, वो भी तो इकोनॉमिक्स ही है ना। तो चीजें, लेकिन ये कहानी हो जाती है। लेकिन हमने जो किसान की बात की ना, वो एक कहानी नहीं है, वो एक सच्चाई है, ठीक है, इस तरह होता था। और अब एक चीज और है यहाँ पे, वो है मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति। अब तक हमने क्या देखा है, देखो, हमने आदर्श समाज के रूप में देख लिया, और आदर्शवादी समाज किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था। रामायण की अगर बात करें ना तो 7,000 साल पहले की है, आज से 7,000 साल पहले की। महाभारत की बात करें ना तो ये लगभग 5,000 साल पहले की, और ये चंद्रगुप्त 200-300 ईस्वी का है, ठीक है। तो ये है, ये तो अभी पास की है, देखिए 5,000-7,000 साल पहले की है, लेकिन हकीकत में साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि कब की है ये धर्म की, मनुस्मृति की। तो अभी तक हमने क्या देखा कि प्लेटो ने आदर्शवादी समाज की कल्पना की थी, हमारे भारत में वो मिल रही है, ठीक है। अ, आगे सिसरो ने किस प्रकार राजनीतिकरण किया, ठीक है, वो सारी चीजें तो वो यहाँ पे महाभारत में मिल रही है। राजनीतिकरण, समाजीकरण, इनको युद्ध लड़ना पड़ा तो कुछ चीजें बनानी पड़ी होगी ना इनको युद्ध करने के लिए, वो सारे कितनी मतलब की प्रोसेस होती है ना, पद्धतियाँ अपनानी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास इतनी जनसंख्या थी, 5 ही तो पांडव थे, कौरव तो 100 थे ना। तो वो राजनीति, वो सारी चीजें हमें महाभारत से देखने को मिलती है कि किस प्रकार की होती है।
अब बात करते हैं मनुस्मृति की। मनुस्मृति की बात करें ना, तो इसमें जाति प्रथा हमारे सामने आती है। ठीक है, महिलाओं को जो अधिकार नहीं थे ना, वो तो इसमें भी कहा गया है कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। ठीक है, इसमें भी कहा गया है। दूसरी चीज जाति प्रथा थी इसमें, कि हर एक जाति के लिए कार्य फिक्स था। मनुस्मृति के अंदर दो चीजें थी। इसमें सर्वोच्च जाति जो थी ब्राह्मण थी, और शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, तीन और थी। ठीक है, ये सारी चीजें थी। अब इसमें अगर एक कहानी देखें ना हम इसमें, तो इस तरह का समझ लो कि कोई शूद्र व्यक्ति मंदिरों में नहीं जा सकता था। ठीक है, क्षत्रियों का काम होगा लड़ना, और शूद्र वैश्य होते ना, सॉरी, वैश्य नहीं जा सकते थे, वैश्यों का काम होगा सेवा करना, शूद्र होते थे। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मुझे भी है। तो वो सारी चीजें थी तो मनुस्मृति में थी। ठीक है, यहाँ से हमें जाति प्रथा, ठीक है, उस जाति का जो भी भेदभाव था, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति कमजोर थी, वो सारी चीजें यहाँ को देखने को मिलती। सती प्रथा का मनुस्मृति में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इतना कहा गया है कि जो विधवाएं होती है ना, जो मर जाते हैं पति, उसके बाद उनको दूसरी शादी करने के लिए मना किया गया है, और शादी के लिए मना किया गया, और उनको जीवन अपनी शांत तरीके से बिताना चाहिए अकेले में। ठीक है, उसको दूसरी शादी के लिए मना किया गया है इस मनुस्मृति। और दूसरी चीज के ब्राह्मणों पर भी सारे रूल लागू होते थे। यहाँ पे जो भी कहा जाता था ना दूसरी जातियों के लिए, वो ब्राह्मणों पर भी लागू होते थे। कैसे कि महिलाओं को अधीन रहना चाहिए, तो ब्राह्मणों में जो ब्राह्मण महिला होती है ना, वो भी अधीन रहना चाहिए था। ये आप लिख लो एक बार, भारत में समाजशास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ, और ये डिटेल है। रामायण, महाभारत, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मनुस्मृति लिख देना, और आगे ये तो दो शब्द लिख देना बस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब समझना इन सारी चीजों को आप एक साथ ही। ठीक है, ये भारत में समाजशास्त्र का विकास, ये सब जब भारत में हो रहा था ना, तो अब हमने जो विश्व में देखा ना, पूरे विश्व में कि कहाँ पे क्या चीजें थी, तो वहां पे भी ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आपको पता है कि जो व्यापार का केंद्र बना था ना, वो कौन बना था? यूरोप। पिछली क्लास में हमने देखा था यूरोप। तो भारत में भी तो फ्रांसीसी आए थे ना, भारत में भी तो फ्रांसीसी आए थे ना, फ्रांसीसी। सारे बंद हो गए, फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, भारत में भी आए कहाँ से? यूरोप से। यूरोपियन तो थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि लोगों को देखा, लोगों को देखा, लोगों को समझा, जाना, परिवार को देखा, उनके रीति रिवाजों को देखा, सारी चीज़ों को देखा इन्होंने। किस तरह शादियाँ हो रही है, किस तरह जो प्रथाएं चल रही है वो चल रही। सती प्रथा चल रही है, पति के मरने के बाद लड़की को मरना पड़ता था। ठीक है, नहीं मरती तो जहाँ जबरदस्ती मार दिया जाता था, ये सारी चीज़ चिताओं पर लिटा दिया जाता था। ये सारी चीज़ें इनके सामने चल रही थी। ठीक है, उनको किस प्रकार बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी बंद नहीं हुई थी, काफ़ी जगह चल रही थी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें इनको जानना था। अब इनको जानना था कि वो चीज़ें निकल के कहाँ से आई, सती प्रथा का जो कॉन्सेप्ट सामने आया ना, वो कहाँ से आया। ठीक है, दूसरी चीज़, जिस तरह से हर एक धर्म, भारत में कितने धर्म थे उस टाइम, कितनी मतलब कि संस्कृतियाँ बन रही थी, कितने रूप थे अलग अलग। ठीक है, रीति रिवाजों वाले, वो सारी चीज़ें। तो ये देख रहे थे कि यार हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे देश में इतना होते हुए भी लोग एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, राजाओं की लड़ाइयाँ अलग ही चल रही है, लोग एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं। अब देखिए, राजस्थान का हल्दी घाटी का युद्ध देखोगे तो महाराणा प्रताप का सेनापति मुसलमान, ठीक है, अकबर का सेनापति हिंदू, वो सारी चल रही है। जनता साथ रह रही है। ठीक है, वो सारी चीजें हो रही है। ठीक है, समाजीकरण हो रहा है। तो ये सारी चीजें देख के ये चौंक रहे थे कि इतना मतलब भेदभाव होते हुए भी ये लोग एक साथ कैसे रह रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये ये भी जानना चाहते थे कि इतना अंधविश्वास भारत में कैसे चल रहा है। अंधविश्वास भारत में जो बढ़ रहा था ना धर्म को लेकर, वो अंधविश्वास इतना कैसे हो रहा है, ये जानना चाहते थे। कि गरीबी, ठीक है, कि भारत में गरीब गरीब भी होते जा रहे हैं, उनको मतलब उत्थान का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजों पर ये चर्चा करना चाहते थे। कौन? ये जो फ्रांसीसी व्यापारी बाहर से आए थे ना, ये जब सारे तो व्यापार करने आए थे, कुछ घूमने आए थे, लेकिन वो अब इन्होंने जरिया क्या बनाया, जरिया यही बनाया। कौन सा वाला? रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, कौटिल्य की अर्थशास्त्र,
इसलिए हमने उनकी चर्चा की, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। हमने चर्चा क्यों की उनकी? क्योंकि लोगों के सामने वो चीजें अभी भी मौजूद थी। कौन सी वाली? ये सारी चीजें के और भी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं, ठीक है, कि हम इनके आधार पर चल रहे हैं। तब इनका अध्ययन करना शुरू किया गया। तो सबसे पहले पेट्रिक गिट्स नाम था उसका, पेट्रिक गिट्स, 1914, मुंबई विश्वविद्यालय। लिख लेना, पेट्रिक गिट्स, 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत की, और इसको बाद में विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया, विभाग अध्यक्ष यहीं का, ठीक है। तो भारत में एक समाजशास्त्र की शुरुआत फ्रांसीसी यूरोपीय द्वारा सबसे पहले पेट्रिक गिट्स नाम का था, 1914 में विश्वविद्यालय शुरुआत हुई। और एक लाइन लिख देना अगर लिखना चाहो तो, कि ये सारी चीजें लिखना और अंधविश्वास गरीबी लिखना, और भारत में ये सारी चीजों को देखने के बाद कि भारत इतना अलग कैसे है, और उनके अध्ययन करने का, उसको समझने का उनके दिमाग में ख्याल आया, और ख्याल आने के बाद उन्होंने भारत में समाजशास्त्र विषय की शुरुआत की, ठीक है। ये लिखना, उसके बाद आगे देखते हैं। अब है ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, वो मैं बोल के लिखा रहा हूँ, लिखना। उसके बाद हम इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी जो हुई थी ना, बहुत महत्वपूर्ण है भारत में, आज भी वो काफी महत्वपूर्ण है, उसको देखेंगे। तो इसको लिखने के बाद, ठीक है, इसको लिखने के बाद लिखना 1924 में जीएस गुरिये को, जीएस गुरिये, जीएस गुरिये, जीएस गुरिये को मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया? 1924 में। और 1919 में किसको बनाया गया था? पेट्रिक गिट्स को, ठीक है। यहाँ पे तारीख है ना 1919 है, ठीक है। और उसके बाद 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय, एक देना वीएन शील। 1920 लखनऊ विश्वविद्यालय, वीएन शील, पूरा नाम लिखना चाहो तो विश्वनाथ शील। 1923 मैसूर विश्वविद्यालय, ये अभी भी चल रहा है, ठीक है। 1938 इरावती कर्वे, पुणे विश्वविद्यालय, ठीक है। ये कंप्लीट। अब आगे देखते हैं हम। बात करते हैं इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की, ठीक है। और इसका समय है 1952, 1952। और अगर कहना चाहो ना तो जीएस घुरिये के द्वारा, ठीक है। और अगर एक चीज जो लिखना चाहो ना तो अध्यक्ष तो थे जीएस घुरिये, लगभग 100 सदस्य और थे इसमें, बहुत है। अब इतनी डिटेल बहुत है इसमें, और ज्यादा नहीं लिखते हैं। अब देखना इसमें ध्यान से, समझने वाली जो चीज है ना, वो इंडियन, नाम देखो, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी। सोसाइटी मतलब क्या समझ रहे हो ना, मतलब कि ये गांव पूरा, ठीक है, सोसाइटी। तो सोशोलॉजिकल सोसाइटी, ध्यान से समझना इस चीज को। कहां से आया है ये शब्द? ये शब्द आया विदेशियों से। भारत को आजादी मिली थी उसके जस्ट बाद, ठीक है, उसके जस्ट बाद 1952 में। विदेशी सबसे पहले फ्रांस, फ्रांसीसी, ठीक है, यूरोपीय, यही इंग्लैंड के, ब्रिटेन, तो ब्रिटिश लिख दो, ब्रिटिश। सारे लोग भारत में राज करने तो आए थे, मतलब कि व्यापार करने तो आए थे, ठीक है। तो इन लोगों ने जब समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू किया भारत में, अध्ययन शुरू कर रहे थे तो वो लिख रहे थे। अध्ययन तो शुरू तो ऐसे नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास जाए, मिले, कुछ बातें पूछी और वापस लौट कर गए, नहीं, उनको लिख रहे थे, टाइप, मतलब कि राइट कर रहे थे, ठीक है। राइटन बोलते हैं ना, राइटन, वो कर रहे थे, ठीक है, ये सारे। तो इनने उन चीज़ों को पढ़ा भी है, उन चीज़ों को समझा भी है, उन लोगों के साथ रहे भी है,
अब अंग्रेज आया अध्ययन करने के लिए, किसी के पास गया, ठीक है, पास गया, बोला व्हाट इज योर नेम। अब वो तो उसको इंग्लिश थोड़ी आती है क्या, आती है क्या, तो कोई तीसरा व्यक्ति चाहिए होगा ना जिसको इंग्लिश भी आती हो और हिंदी भी आती हो, ठीक है। तो वो उनका काम किया था इन्होंने। काफ़ी सारे ऐसे समाजशास्त्री हुए जिनको इंग्लिश भी आती थी, हिंदी भी आती थी, वो सारी चीज़ें। तो ऐसे काफ़ी भारतीय समाजशास्त्री जो समझने लगे थे चीज़ों को कि इसका अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, हम किस प्रकार लोगों से जुड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें सामने निकल के आ गई कि इनके द्वारा इन लोगों ने जब इसका अध्ययन शुरू करना शुरू किया। क्यों? तो हमने देखा था ना 1789 की क्रांति, ये सारी चीज़ें वापस रिपीट ही होगी यहाँ पे। ये तो हमसे पहले ही आज़ाद हो गए हैं ना, इनके यहाँ पे तो लोकतंत्र हमारे से पहले ही, हमें तो 1947 में मिल रहा है, लेकिन इनको तो 1789 के बाद आज़ादी हो गई ना, ये तो क्रांतियाँ हो गई यहाँ पे तो इनकी जो सोच थी ना लोकतंत्र वाली, वो सारे जब ये अध्ययन कर रहे थे ना उसमें झलक रही थी। ये भारत के ऊपर राज कर रहे थे उसमें नहीं झलक रही थी, वहां पे तो उनको गुलाम बना के रखना है। लेकिन जब इन्होंने अध्ययन करना शुरू किया ना लोगों का, जब उनको उनकी सोच, जब वो बताते हैं कुछ की जाति के लिए कि ऐसा हो रहा है, वैसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो भी देखते हैं कि हमारे वहाँ पे तो ऐसा नहीं है, आपके यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब डिटेल में बात करते हैं ना, तो ये लोग थे वहाँ पे मौजूद सुनने के लिए, समझने के लिए। उसके बाद इनको लगा कि अब आज़ाद तो हो गए हैं, अब हमें सोसाइटी की स्थापना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो किसने की? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी 1952 में, जीएस कुरियन। सदस्य 100 सदस्य थे। अगर वर्तमान में देखें ना तो इसमें लगभग 5000 से ज़्यादा सदस्य हैं, 5000 से ज़्यादा सदस्य हैं। लेकिन शुरुआत में महिलाओं की संख्या थी पर कम थी इसमें, अभी भी ठीक ठाक है महिलाओं की संख्या। अब बात करते हैं इस को लेकर कि कार्य क्या है इसका। एक पंचायत बेटी गांव में, ठीक है, पंचायत बेटी गांव में तालाब के पानी को लेकर। तो उसमें जो बूढ़े व्यक्ति थे वो उन्होंने कहा कि इसका जो हक बनता है ना वो उच्च जाति के लोगों को बनता है, ठीक है। लेकिन उसमें एक व्यक्ति था, उसने मना कर दिया कि नहीं, ये पानी सबका है, बारिश से आया है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं आया, बारिश से इकट्ठा हुआ, तो ये पानी सबका है, इसको सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बुढ़े लोग थे ना, वो मतलब कि क्या हुआ, नाराज हो गए, ठीक है, नाराज हो गए वह। और उस व्यक्ति ने क्या किया कि दरवाजा खटखटाया, कहाँ का? सोसाइटी का। कौन सी? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। ये सारे लोग उठ के कहाँ पे चले गए? पूरे गांव में चले गए। जितने भी इनके मतलब होगा ना कि 4 लोग जाने, 5 लोग जाने, तो जितने भी जा सकते थे गांव में चले गए। गांव में चले गए, वहां बैठे, उनको समझाया कि आज़ाद हो गए हैं, ठीक है, आज़ाद हो गए हैं, अब आप ये जाति वाति छोड़ो सब, और अब सबका अधिकार है इसमें, संविधान में हमने लिख दिया है, ये चीज़ें हैं, आप करो। काफ़ी समझाया, गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए, अच्छे से समझाया, ऐसे नहीं कि लड़ाई करने चले गए, अच्छे से समझाया, गांव के लोग मान गए, उच्च जाति के लोग भी मान गए, निची जाति के लोग भी मान गए, और फिर हम वो सारी चीज़ें अच्छे से होने लगी। तो इनका जो काम था ना सोसाइटी का, ये क्या काम था? यही था। अब दूसरी चीज़ देखो, महिलाओं को लेकर, एक महिलाओं को मतलब परेशान कर दिया था, ठीक है, कुछ शादी वादी का कोई भी चक्कर हो रहा था उसका, जो परेशान कर दिया, तो वो महिला भाग के कहाँ पे आ गई? यहाँ पे। तो इन्होंने वापस उसकी हेल्प कर दी, ठीक है। कोई पढ़ाई को लेकर जो भी चक्कर हो रहा था, तो लोग तो सोसाइटी का दरवाजा खटखटाने लगे थे, काफी ज्यादा, मतलब ये लोगों के काम आ रही थी सोसाइटी, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। तो इस तरह के ये मतलब सोसाइटी ने लोगों के सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, इस सोसाइटी ने हेल्प करने के लिए काफी ईमानदारी से काम किया, काफी ईमानदारी से काम किया। अब समझना, ये सोसाइटी ने कहीं ना कहीं, इस समाजशास्त्र ने भारत को गुलाम होने से बचाया। कैसे? चीन में क्रांतियां हो रही थी, सोवियत संघ में क्रांतियां हो रही थी, अर्थशास्त्र को लेकर, उद्योगों को लेकर। समझना इन चीजों को, ये सेम ही है दोनों, ठीक है, कोई अलग नहीं है। चीन में क्रांतियां हो रही थी, सरकार सब कुछ हड़प लेना चाहती थी चीन के अंदर, ठीक है, लोगों के पास कुछ नहीं छोड़ना चाहती। सोवियत संघ में लोगों के पास कुछ छोड़ा ही नहीं गया, सब चीजों पर अधिकार कर लिया। भारत में इन चीजों की नौबत नहीं आने दी। किसने? इन सोसाइटियों ने, ठीक है, इन लोगों ने, जो जीएस कुरियन की अध्यक्षता में बनाई गई, इन्होंने नहीं आने दी। कैसे? इन्होंने लोगों को समाजवाद के रूप में अपना लिया। समाजवाद भारत में जो लागू की ना चीज, वो कौन सी थी? समाजवाद। योग्यता पर कोई बात नहीं की गई, यहाँ पे योग्यता पर बात हो रही थी। जो संघर्ष करेगा ना वो ऊपर उठेगा, जो नहीं करेगा, गरीब और उसको लेना देना नहीं है, जो अभी चाहेगी सरकार चाहेगी, ठीक है।
यहाँ पे ये चीज़ हो रही थी। चीन में आज भी हम कुछ नहीं जान पाते चीन के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे इतना मतलब कट्टरतापूर्ण शासन है। और समाजवाद को भारत ने अपनाया था। समाजवाद के जरिए लोगों के सभी का उत्थान करना जरूरी था। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था, सभी का, ठीक है, सुख सभी के लिए समानता, ठीक है, यही महात्मा गांधी ने कहा था। तो वो सारी चीजें होने लगी। और यही है बस सोसाइटी को लेकर, तो ज़्यादा कुछ नहीं। और भारत में समाजशास्त्र में यही है। बाकी जीएस कुरियर की किताबें वो सारी चीज़ें आएंगी। जीएस कुरियर ने जाति पर बात की है, तो जब जाति पढ़ेंगे तब इनको वापस पढ़ना पड़ेगा। तो कैसी लगी क्लास बताना, भारत में समाजशास्त्र के विकास को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।